हमारी दुनिया में पाए जाने वाली मखलूकात के मॉलिक्यूल्स एक खास शक्ल में बनते हैं। इसमें अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स लेफ्ट साइड पर होते हैं जबकि शुगर मॉलिक्यूल्स राइट साइड पर। साइंस में इस बैलेंस को होमोकैरिलिटी कहते हैं। लुइस पास्चर ने एक कॉन्सेप्ट पेश किया कि अगर इसकी साइड चेंज कर दें तो जिंदगी की एक नई शक्ल देखने को मिलेगी जो देखने में बिल्कुल हम जैसी होगी, लेकिन दर हकीकत वो हमारी एक मिरर इमेज होगी। साइंसदान बैक्टीरिया को इंजीनियरिंग करके इस कॉन्सेप्ट को हकीकी शक्ल देने में कामयाब भी हो चुके हैं। कुरान पाक हमें पैरेलल यूनिवर्स के बारे में क्या बताता है? सूरह शम्स में रब्बे जुल जलाल ने अपनी और जमीन यानी अर्थ के फैला दिए जाने की कसम उठाई है। तो क्या अल्लाह सिर्फ 7 बर्रे आज़मों तक फैली जमीन यानी अर्थ का जिक्र कर रहे हैं? क्या अल्लाह ने इतनी बड़ी कसम सिर्फ 7 बर्रे आज़मों तक फैले 195 ममालिक की उठाई है? हमारी जमीन का बेशतर हिस्सा एक पथरीले एलिमेंट से बना हुआ है जिसे बेसाल्ट कहते हैं। रात के रोशन चांद पर जो काले धब्बे आपको दिखाई देते हैं, ये काले धब्बे दरअसल इसी बेसाल्ट के हैं जो चांद के वसीओ अरीज मैदानों पर फैले हुए हैं। वेनस के गहरे और जहरीले बादलों के नीचे 80% सतह इसी बेसाल्ट की है। यही बेसाल्ट मार्स पर भी पाया जाता है। अगर हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर आ जाएं तो ऐसे बहुत से प्लैनेट या अर्थ हैं जो बिल्कुल हमारी अपनी जमीन जैसे हैं। मसलन कैलिपर 186f जो दिखने में बिल्कुल हमारे अर्थ जैसा है। इसी तरह हमारी जमीन से मिलता जुलता एक अर्थ है जो हौलनाक हद तक साइज में सूरज जितना बड़ा है। PSR B150958 हैंड ऑफ गॉड एक न्यूट्रॉन स्टार या पल्सर स्टार है जो कि एक दरमियानी दर्जे के सितारे के फटने के बाद बनते हैं। साल 1982 में नासा की आइंस्टाइन एक्स रे ऑब्जर्वेटरी ने एक ऐसे पल्सर स्टार को दरियाफ्त किया है जो कि जमीन से 17,000 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है और 1700 साल पुराना है। ये जिन गैसेस और डस्ट के बने बादलों में यानी नेबुला में मौजूद है वो भी 150 लाइट ईयर जितने बड़े हैं। लेकिन इस न्यूट्रॉन स्टार की खास बात यह है कि ये बहुत तेजी से घूमता है और इसके आसपास मौजूद नेबुला के बादल मिलकर एक ऐसी शेप बनाते हैं जिससे ये किसी इंसान का बहुत बड़ा हाथ मालूम होता है जो कि खला के अंदर मौजूद है। इसलिए इसे हैंड ऑफ गॉड यानी खुदा के हाथ का नाम दिया गया है। एक से ज्यादा दुनियाओं का कॉन्सेप्ट उस वक्त से माना जाता है जब इस नीली दुनिया को कायनात का महवर समझा जाता था। 16वीं सदी में ये बात रोमन कैथोलिक चर्च के अकीदे का हिस्सा था कि सूरज, चांद, सितारे हत्ता कि कायनात में सब कुछ हमारी इस दुनिया के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। जो इस अकीदे से इनकार करता उसे मौत की सजा दे दी जाती थी। फिर एक अजीब वाकया हुआ। इटली के पादरी गोडानो ब्रुनो ने एक ख्वाब देखा। ये साइंस की तारीख का सबसे मशहूर ख्वाब है। ख्वाब में उसने देखा कि वो आसमान पर उड़ रहा है और वो देख रहा है कि जमीन कायनात का महवर नहीं बल्कि जमीन दूसरे सैयारों की तरह एक सैयारा है जो सूरज के गिर्द घूम रही है। जब गोडानो ने इस ख्वाब के बारे में लोगों से तज़किरा करना शुरू किया तो कैथोलिक चर्च ने गोडानो को यूं ही नहीं छोड़ा। उन्होंने उस पर जोर डालना शुरू किया कि वो अपने दावे से दस्तबरदार हो जाए, क्योंकि उस दौर में ये बात कैथोलिक चर्च की तालीमात के खिलाफ थी। उन्होंने गोडानो से कहा कि तुम्हारे इस दावे से तो यूं लगता है कि हमारी दुनिया दूसरी दुनियाओं की तरह एक आम सी दुनिया है, जबकि हम एक स्पेशल मखलूक हैं। गोडानो को अपने दावे से दस्तबरदार न होने की सूरत में 12 साल कैद में रखा गया और बिलाखिर उसे जिंदा जला दिया गया। गोडानो साइंसदान नहीं था बल्कि एक पादरी था, जिसकी वजह से वो अपनी बात को सच साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सका। गोडानो को जलाए जाने के 10 साल बाद गैलीलियो ने आसमान का मुताला किया और दुनिया को बताया कि गोडानो का ख्वाब सच्चा था। हमारी दुनिया की तरह और भी दुनियाएं हैं और इनके गिर्द भी चांद घूम रहे हैं। गैलीलियो ने अपनी इस तहकीक से 1610 में जुपिटर के 4 बड़े चांद दरियाफ्त किए जिन्हें आज भी गैलीलियन मून्स कहा जाता है। लेकिन इस कहानी का पैरेलल यूनिवर्स से क्या ताल्लुक? गोडानो ने दरअसल ख्वाब में कुछ और भी देखा था। अपने पूरे ख्वाब में गोडानो ने एक और बात भी बताई, वो ये कि मैंने इन दूसरी दुनियाओं में बहुत से हैरानकुन मखलूकात को चलते फिरते और तैरते देखा। गोडानो के ख्वाब का पहला हिस्सा तो 10 साल बाद पूरा हो गया गैलीलियो की रिसर्च से, लेकिन इसका दूसरा ख्वाब एक ना एक दिन पूरा होना है। इसी तरीके से 1945 में गुमशुदा होने वाली फ्लाइट 19 के पायलट के आखिरी अल्फाज कुछ यूं थे कि सब कुछ बहुत मुख्तलिफ और अजीब है। आसमान सब्ज है, नहीं सफेद है, नहीं सब्ज है। फ्लाइट 19 के गुमशुदा जहाजों और क्रू मेंबर्स के बारे में यह ख्याल किया जाता है कि इन पर पैरेलल यूनिवर्स का दरवाजा खुल गया था। आज की जदीद साइंस भी ये दावा करती है कि मुतवाजी कायनात यानी पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करती है, या यूं कह लें कि हमारा मिरर वर्ल्ड जहां हमारे जैसे ही इंसान जिंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, इस पर कई नॉवेल्स लिखे गए हैं और कई फिल्म्स बन चुकी हैं। मसलन मशहूर साइंस फिक्शन नॉवल टेक्निकल एरर, जिसमें एक साइंसदान का एक्सपेरिमेंट गलत हो जाता है और इस गलत एक्सपेरिमेंट के नतीजे में इस साइंसदान का हमशक्ल मशीन से निकलकर उसके सामने आ जाता है, यानी बिल्कुल उस जैसा नजर आने वाला उसके हूबहू एक शख्स। गोल्डन रिकॉर्ड्स में इंसानों की पहचान और उस मखसूस मखलूक को समझाने के लिए मवाद मुहैया किया गया है। इन डिस्क्स में इंसान और जमीन से मुताल्लिक मालूमात के 4 हिस्से हैं।
पहला हिस्सा तस्वीरों पर मुश्तमिल है, जिसमें एक बच्चे को दूध पिलाती माँ, दौड़ते हुए स्पोर्ट्समैन, घर बनाते मेमार, रियाजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हवाई जहाज वगैरह से लेकर हर चीज की तस्वीर मौजूद है। दूसरा हिस्सा म्यूजिक पर मुश्तमिल है, जिसमें ईस्ट और वेस्ट से हर तरह के म्यूजिक को शामिल किया गया है। तीसरा हिस्सा मुख्तलिफ तरह की आवाजों पर मुश्तमिल है, जिसमें हैवानात से लेकर मशीनरीज तक तमाम तरह की आवाजों को रखा गया है। गोल्डन रिकॉर्ड्स के चौथे हिस्से में दुनिया की सारी बड़ी जबानों में ग्रीटिंग्स यानी मुख्तलिफ जबानों में सलाम किया गया है। जमीन का एड्रेस और जमीन से या इंसानों से राबिता करने का तरीका भी इस गोल्डन रिकॉर्ड में मौजूद है, ताकि अगर किसी मखलूक को हम तक पहुंचना हो तो वो आसानी से पहुंच सके। ये वॉयजर्स एक सेकंड में 17 किलोमीटर का फासला तय करते हैं। अगरचे इसका जमीन से फासला कोई मामूली डिस्टेंस नहीं है, मगर फिर भी इसका राबिता अब तक जमीन के साथ बरकरार है। सोचने की बात यह है कि वॉयजर्स तो आगे ही बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आखिर कब तक ये जमीन से राबिते में रह पाएंगे? तो दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वॉयजर्स जमीन में मौजूद नासा के मखसूस एंटेनाज से मुंसलिक हैं। ये एंटेनाज फजा में सिग्नल भेजते हैं, जो कि 20 घंटे बाद वॉयजर्स तक पहुँचते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि जमीन से मर्रीख में मौजूद नासा के मार्स रोवर या मर्रीख की गाड़ी से राबिता 15 मिनट में हो जाता है। जमीन से सिग्नल मिलने के बाद वॉयजर्स जो जवाबी सिग्नल भेजते हैं, ये सिग्नल बहुत वीक होते हैं, मगर नासा के पास इस तरह की डिवाइसेस मौजूद हैं जो कि हर तरह के सिग्नल को कैच कर लेती हैं। नासा ने दुनिया के 3 मुख्तलिफ मकामात पर ताकतवर तरीन एंटेनाज नस्ब किए हैं। इनमें से एक अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया में, दूसरा स्पेन के शहर मैड्रिड में और तीसरा ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनबरा में नस्ब है। ये देवहैकल एंटेनाज हर तरह के सिग्नल को पकड़ सकते हैं और दिन रात वॉयजर से सिग्नल मौसूल करने की खोज में रहते हैं। चूंकि वॉयजर जमीन से दूर तर होता चला जा रहा है, इसलिए इसका जमीन के साथ राबिता आइंदा 10 साल तक ही रह पाएगा। इसके बाद इसका राबिता मुनक़ते हो जाएगा, मगर इसका सफर जारी सारी रहेगा और इसमें मौजूद मालूमात महफूज रहेंगी। आप सोच रहे होंगे कि वॉयजर्स के अंदर कौन सा मैकेनिज्म मौजूद है जिससे इसकी मशीनरी अभी तक यानी 45 साल गुजरने के बाद भी ऑन है। वॉयजर्स के अंदर ऑटोमेटिक एनर्जी से चलने वाला एक जनरेटर है। वॉयजर के अंदर एनर्जी का यूजेज यानी इस्तेमाल बहुत ही कम है, क्योंकि खुद वॉयजर्स को आगे बढ़ने या चलने के लिए किसी इंटरनल एनर्जी की जरूरत नहीं है। एनर्जी की यूजेज सिर्फ तस्वीरें बनाने और सिग्नल भेजने के लिए है। ये 45 साल से ट्रैवलिंग की हालत में है। इसकी एनर्जी का अब तक सिर्फ 250 वॉट बाकी रह गया है। इस खलाई जहाज को साल में 4 वॉट एनर्जी की जरूरत होती है। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है कि ये एनर्जी सिर्फ जमीन से राबिते के लिए रखी गई है। खुद वॉयजर्स निजाम शमसी की मदद से आगे बढ़ता जा रहा है। चूंकि फजा में कोई ग्रेविटी या फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, इसलिए वॉयजर्स की स्पीड भी कम नहीं हो सकती। इस वजह से जब फासला इंतहाई ज्यादा होने की वजह से हर तस्वीर पर 40 वॉट एनर्जी खर्च होने लगी, तो तब नासा ने इसके कैमरे बंद कर दिए। तसव्वुर करें अगर वॉयजर्स पर आज की तरह के ताकतवर कैमरे नस्ब होते और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती, तो इंसान इस वक्त फजा में क्या कुछ देख रहा होता। ये वॉयजर्स से मौसूल होने वाली आखिरी तस्वीर है जो 1990 में भेजी गई थी। इसके बाद नासा ने इसके कैमरे ऑफ कर दिए ताकि बाकी मांदा एनर्जी सिग्नल भेजने के लिए इस्तेमाल हो सके। कार्ल सैगन इन वॉयजर्स को डिजाइन करने वालों में से एक हैं। वॉयजर 1 से आखिरी तस्वीर भी इन्हीं के कहने पर लेकर जमीन पर भेजी गई थी। ये वॉयजर्स अपने वक्त की एडवांस तरीन इनोवेशन थी, यानी हम बात कर रहे हैं 70 की दहाई की, बल्कि इंसान की बनाई हुई वो पहली चीज जिसने फजा में इतनी मुसाफत तय की हो और अभी भी उसका सफर जारी हो। वॉयजर 1 में 2 कैमरे नस्ब हैं जिन्हें उस वक्त कमाल महारत से बनाया गया था। ये कैमरे ब्लैक एंड व्हाइट हैं। अगर कॉस्मिक डिस्टेंसेस या कायनाती फासलों के हिसाब से देखें तो वॉयजर्स करीब ही मौजूद हैं। मौजूदा स्पीड यानी 17 किलोमीटर फी सेकंड के हिसाब से वॉयजर को हमारी जमीन के करीब तरीन सितारे अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस 40,000 साल ही लगेंगे। तब से इंसान की जुस्तजू में मजीद इजाफा होता चला गया कि ये हो ही नहीं सकता कि इतने बड़े यूनिवर्स में सिर्फ इंसान आबाद हों। दोस्तों, जमीन से बाहर जिंदगी की तलाश की ख्वाहिश का पहला कदम उठाया गया 1977 में, जब नासा ने 2 खलाई जहाज वॉयजर 1 और वॉयजर 2 फजा में भेजे और इस मिशन का नाम वॉयजर इंटरस्टेलर मिशन रखा गया। इन दोनों खलाई जहाजों को फजा में मुख्तलिफ समतों में छोड़ा गया। इनका काम न सिर्फ निजाम शमसी से बाहर की दुनिया के बारे में मालूमात इकट्ठी करके जमीन पर भेजना है, बल्कि कायनात में मौजूद किसी भी मुमकिन जिंदगी को तलाश करना है। ये वॉयजर्स तेजी से जमीन से दूर होते हुए फजा में चलते जा रहे हैं। ये खलाई जहाज 34 साल बाद यानी 2012 में अभी सिर्फ निजाम शमसी को पार करने में कामयाब हुए थे। इन खलाई जहाजों को खला में सफर पर निकले हुए तकरीबन 45 साल का अरसा हो चुका है और इसका जमीन से फासला तकरीबन 24 बिलियन किलोमीटर हो चुका है। इस फासले में हर घंटे में 61,000 किलोमीटर का इजाफा होता जा रहा है।
इन वॉयजर्स में सबसे अनोखी बात यह है कि इनमें मौजूद गोल्डन रिकॉर्ड्स हैं। गोल्डन रिकॉर्ड्स मतलब 12-12 इंच के 2 प्लेट्स या डिस्क जो कि एल्यूमिनियम और तांबे से बनी हुई हैं। इन डिस्क्स को मजीद महफूज बनाने के लिए इन पर सोने का वर्क चढ़ाया गया है। इन प्लेट्स में इंसान और इसकी जिंदगी से मुताल्लिक मालूमात दर्ज हैं ताकि कायनात के किसी हिस्से में किसी जानदार की इन वॉयजर्स तक रसाई हो पाए तो वो ये जान सकें कि इस मखसूस एड्रेस पर जानदार आबाद हैं जिन्हें कहते हैं इंसान। जब एस्ट्रोनॉट्स चांद के डार्क साइड वाले एरिया में पहुंचे तो उन्हें वहां एक टूटी हुई शिप दिखाई दी जिसको देखकर लग रहा था जैसे वो कई सालों से वहां पड़ी थी। जब एस्ट्रोनॉट्स इस एलियन शिप के अंदर गए तो उन्हें वहां 2 डेड बॉडीज मिली जिसमें एक मेल की थी और एक फीमेल की, जिसमें से फीमेल की डेड बॉडी को जमीन पर लाया गया और इस डेड बॉडी का नाम मोनालिसा 1 रखा गया। इस वीडियो के मुताबिक इस डेड बॉडी को जमीन पर एरिया 55 में रखा गया है। खैर, नासा ने इस वीडियो को फेक करार दिया मगर यूएफओ रिसर्चर्स के मुताबिक ये वीडियो सच है। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक तरफ नासा एलियन के वजूद से इनकार करता है और दूसरी तरफ अपोलो 17 के ठीक 5 साल बाद स्पेस में वॉयजर 1 और वॉयजर 2 स्पेस क्राफ्ट भी भेजता है जिसमें उन्होंने जमीन और इंसानों की 116 तस्वीरें और अलग अलग जबानों में गाने गोल्डन रिकॉर्ड में कैप्चर करके स्पेस में भेजे थे। नासा ये क्यों चाहता है कि गोल्डन रिकॉर्ड किसी एलियन सिविलाइजेशन के हाथ लगे और वो हमारे बारे में जाने और इस गोल्डन रिकॉर्ड के मिलते ही वो हमारी दुनिया तक आसानी से पहुंच सके? इस हैरत अंगेज मंजर को देखकर उन्होंने फौरन जमीनी कंट्रोल सेंटर को इत्तला दी और उन्होंने बताया कि उन्होंने जाहिरी शक्ल में इंसानों जैसे चेहरे वाली मखलूक देखी है जिनके चेहरे और जिस्म तो इंसानी नजर आते हैं लेकिन उनके जिस्मों पर बड़े बड़े पर भी लगे हुए थे जो 10 मिनट तक उनके खलाई स्टेशन पर मौजूद रहे और फिर अचानक गायब हो गए। इस वाक़े की इत्तला जब जमीन पर मौजूद स्टेशन को दी गई तो पहले उन्होंने इस वाक़े को खलाबाजों की नजर का धोखा करार दिया क्योंकि इतना लंबा अरसा खला में रहने से उनकी सोच मुतासिर होने लगती है। लेकिन स्पेस स्टेशन पर मौजूद अमले की घबराहट और मुसलसल एक ही बात दोहराने पर एक नया अमला इस स्टेशन पर भेजा गया। 166वें दिन वो नया अमला स्विफ्ट 12 खलाई गाड़ी में वहां पहुंचा जिसमें 3 अफराद सवार थे। लेकिन अभी इस नए अमले को वहां पहुंचे कुछ ही देर गुजरी थी कि वो खलाई स्टेशन एक बार फिर तेज नारंगी रंग में डूब गया। इस नए अमले ने फौरन इस तेज रोशनी की नौयत मालूम करने की कोशिश की तो उन्होंने भी वही देखा जो इससे पहले अमले के 3 अरकान ने देखने का दावा किया था। इस पूरे वाक़े को सोवियत यूनियन ने सबसे बड़ा राज समझा था और अमले को खबरदार किया था कि वो इस वाक़े के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे। दोस्तों, इस अजीबो गरीब वाक़े की खबर चंद अखबारात में या फिर टेलीविजन पर नशर की गई थी। फिर बाद में उस खलाई स्टेशन में होने वाले इस अजीबो गरीब वाक़े के बारे में 3 इम्कानात पर गौर किया गया। इस स्पेस स्टेशन सलवत 7 में सवार रूसी खलाबाजों ने जमीन से दूर खला में एक अजीब रोशनी और किसी पुरअसरार मखलूक की इत्तला दी। उस वक्त वहां 3 खलाबाज मौजूद थे जिनके बयानात के मुताबिक उस दिन वो मामूल के मुताबिक अपने काम में मसरूफ थे जब अचानक उन्होंने खलाई जहाज के बाहर तेज रोशनी देखी। उनके मुताबिक खलाई स्टेशन एक शोख नारंगी रोशनी में मुकम्मल तौर पर डूब गया था। वो रोशनी खलाई स्टेशन के बाहर से दाखिल होती हुई दिखाई दे रही थी और जो स्टेशन की दीवारों से टकरा जाती थी वो रोशनी थोड़ी देर के लिए थी, लेकिन इतनी रोशनी थी कि उसने वहां मौजूद अमले को वक्ती तौर पर मुकम्मल तौर पर अंधा कर दिया था। और फिर थोड़ी देर के बाद जब उनकी आंखों को नजर आना शुरू हुआ तो हर एक ने उस तेज रोशनी की वजह तलाश करना शुरू कर दी क्योंकि उन्हें खदशा था कि ये किसी धमाके की वजह से हो सकता है क्योंकि इस खलाई स्टेशन में पहले भी एक मर्तबा आग भड़क उठी थी। लेकिन काफी कोशिश के बाद भी उन्हें खलाई स्टेशन में किसी धमाके या आग लगने का सुराग नहीं मिल सका। लेकिन अमले ने जो रोशनी देखी थी वो उनकी समझ से बाहर थी। इस तमाम तर वाक़े के बारे में अमेरिका के मशहूर अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भी खबर छापी थी जिसके मुताबिक उस वक्त ऐसा वाक़या पेश आया था। लेकिन अखबार में उस खबर की तफसील कुछ इस अंदाज में लिखी थी जिस पर यकीन करना मुश्किल था क्योंकि वो किसी फिल्म की कहानी की तरह बयान किया गया था। मसलन इस खबर के मुताबिक इन खलाबाजों ने इस तेज रोशनी में जो मखलूक देखी वो उनके मुताबिक 7 फरिश्ते थे जो उनके खलाई स्टेशन के बाहर मंडला रहे थे। और तुमसे जुल्करनैन के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि मैं उसका किसी कदर हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। हमने उसको जमीन में बड़ा इक़्तिदार दिया था। सफर जुल्करनैन एक ऐसा मौजू है जिस पर उलमाए कलाम की राय ये है कि वो हमारा जमीनी सफर था, जबकि इंटेलेक्चुअल दीनी इल्म और साइंस को गहराई से समझने वाले इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वो सफर दुनियावी नहीं बल्कि खलाई सफर था। और मैं भी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि वो सफर एक खलाई सफर था। आज मैं आपको इस सफर से मुताल्लिक कुरानी दलाइल के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा जिसे समझने के बाद आप हैरत के समंदर में गुम हो जाओगे। दोस्तों, इस बात में कोई हैरानी और ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे खला का सफर नहीं कर सकते।
بلکہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج اس کی بہترین مثال ہے۔ تو اس نے ایک سفر کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایسا پایا کہ ایک کیچڑ والے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ سورۃ الکہف کی ان آیہ مبارکہ میں اللہ نے ذوالقرنین کو ہر طرح کا ساز و سامان عطا کیا جس سے خلائی سفر کیا جاتا ہے، یعنی وہ ٹیکنالوجی عطا کی جس سے وہ خلائی سفر کر سکیں۔ پھر آگے فرمایا کہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ وہ دراصل بلیک سی کے کنارے پر پہنچے جس وقت سورج ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ آپ بھی اس بات کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ سورج ڈوبتا ہوا دکھتا ہے ارتھ کے روٹیٹ ہونے کی وجہ سے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی جگہ پر ہی رہتا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ذوالقرنین دراصل بلیک ہول کے قریب کسی پلانٹ پر پہنچے تھے جہاں ایک اور قوم رہتی تھی، تو اس آیت سے ایلین لائف کی ایگزسٹنس کے بارے میں بھی اشارہ ملتا ہے۔ یہ ایک ٹرکش ویب سائٹ ہے جس پر سفر ذوالقرنین کو تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ سب سے انٹرسٹنگ بات اس ویب سائٹ کی یہ ہے کہ انہوں نے اسپیسیفکلی یہ بتایا ہے کہ وہ سفر ہمارے ملکی وے گلیکسی میں ہی تھا اور کس کس مقام پر وہ گئے تھے۔ کافی حیران کر دینے والی نالج ہے۔ واپس آتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ اس قوم کو حضرت ذوالقرنین نے ایمان کی دعوت دی جیسا کہ اللہ نے حکم دیا، پھر انہوں نے آگے کا سفر طے کیا۔ ہر سفر کو اللہ نے سامان سفر کہہ کر پکارا ہے، جس سے اللہ بار بار خلائی سفر کی طرف اشارہ دے رہے ہیں۔ آگے کی آیت اور واضح کر دے گی کہ یہ خلائی سفر تھا۔ اب اللہ اوزون لیئر کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ سورج سے الٹرا وائلٹ ریز خارج ہوتی ہیں جو کہ زہریلی شعاعیں ہوتی ہیں جس سے سکن کینسر بھی ہو سکتا ہے، اور انہی الٹرا وائلٹ ریز سے بچنے کے لیے ارتھ کے ایٹماسفیئر میں اوزون لیئر موجود ہے۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ اس آیت مبارکہ کو سمجھنا۔ پھر اس نے ایک اور سامان سفر کیا، یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں پر طلوع ہوتا ہے جن کے لیے ہم نے دھوپ سے بچاؤ کی کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ حقیقت یوں ہی تھی، اور جو کچھ اس کے پاس تھا ہم کو سب کی خبر تھی کہ ذوالقرنین ایک ایسے مقام یعنی پلانٹ پر پہنچے جہاں کے ایٹماسفیئر میں اوزون لیئر نہیں تھی۔ یاجوج ماجوج پورٹل کے ذریعے ان لوگوں پر حملہ آور ہوتے تھے۔ ذوالقرنین نے اس پورٹل کو بند کر دیا تھا۔ آپ خود اس بات پر غور کریں کہ دنیا میں لاہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنی کون سی دیوار ہو سکتی ہے جس کے چاٹنے سے وہ کمزور ہو کر ٹوٹ جائے؟ ایسا تو ممکن نہیں۔ مان لیتے ہیں کہ یہ سب جو میں نے آپ کو بتایا غلط ہے، تو یاجوج ماجوج کے بارے میں تو آپ سب نے بہت کچھ سن رکھا ہوگا کہ ان کی تعداد اتنی ہے کہ جب وہ دنیا میں آئیں گے تو ایک دوسرے میں گھس جائیں گے۔ ایک ایسی قوم جو تعداد میں اتنی کثرت سے ہے کہ ہماری روئے زمین میں پھیلنے کے بعد بھی ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ اسی زمین پر کسی جگہ پر ایک دیوار کے پیچھے قید ہوں؟ ایک روایت کے مطابق ان کے کان اتنے لمبے ہیں کہ ایک کان کو تکیہ اور دوسرے کو لحاف بنا لیتے ہیں۔ یقیناً انسانوں میں ایسا کوئی نہیں ہے۔ کچھ سیکولرز کے مطابق چائنیز، رشینز یاجوج ماجوج ہیں، جبکہ وہ ایک وحشی قوم ہے جو صرف لوٹ مار اور قتل و غارت کرنا جانتی ہے، اور قیامت کے دن 1000 میں سے 999 جہنمی ہوں گے۔ یہ بات سن کر صحابہ پریشان ہوئے کہ ہمارا تو کوئی چانس نہیں جنت میں جانے کا، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 999 یاجوج ماجوج ہیں۔ اب آپ خود اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے جنتی ہیں، ہر ایک کے بدلے 999 یاجوج ماجوج ہیں، تو کیا چائنیز، جاپنیز کی اتنی تعداد ہے؟ عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی۔ In 1984, Soviet cosmonauts on board Salyut 7 saw a strange orange glow. They described seeing 7 angelic beings that are traveling alongside their spacecraft and did so for 10 minutes. دوستو 1984 میں سیلیوٹ 7 خلائی اسٹیشن پر موجود روسی خلابازوں کے ساتھ ایسا کچھ ہوا جس کی انہوں نے کبھی توقع نہیں کی تھی۔ دوستو ایسی بہت ساری خبریں اخبارات میں شائع ہوتی رہی ہیں جن میں کسی جہاز کے پائلٹ کو کوئی نامعلوم اور عجیب چیز دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا گیا۔ خاص طور پر حالیہ برسوں میں پینٹاگن کے ذریعے کی جانے والی سرکاری UFO رپورٹ یا پھر UFO کے بیانات یا پھر مختلف اڑن تشتریوں کے بیانات نے دنیا کے تمام ممالک کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی تھی۔ لیکن روسی خلابازوں کے دعوے نے زیادہ سنسنی اس وقت پھیلائی جب انہوں نے بیان دیا کہ انہوں نے فرشتوں کو دیکھا۔ تو کیا واقعی سیلوٹ 7 میں سوار روسی خلابازوں نے فرشتے دیکھے تھے، یا وہ محض ایک فریب تھا جس کی بڑی وجہ ان کے ذہنی دباؤ کی شدت تھی؟ دوستو 1 سال اور 2 ماہ سے اس خلائی اسٹیشن پر موجود خلاباز 19 اپریل 1982 کو اپنے مشن کی تکمیل میں مصروف تھے، اور اس دوران ان کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے ان کی ذہنی کیفیت تناؤ کا شکار ہو رہی تھی۔
इस मिशन के दौरान फ्रांसीसी खलाबाजों समेत अमले के 10 मेंबर्स ने मुख्तलिफ औकात में इस खलाई स्टेशन का दौरा किया। उनका ये मिशन दूसरे तमाम मिशंस के मुकाबले में बहुत ही मुख्तलिफ और पुरअसरार था। तो हमें तारों की मंजिलों की कसम, और अगर तुम समझो तो ये बड़ी कसम है। कसम है मुझे उन जगहों की, उन मकामात की जहां सितारे डूबते हैं। आज से पहले हम कुछ नहीं कह सकते थे इनके बारे में, आज कुछ अंदाजा हुआ है। ब्लैक होल्स कायनात के अंदर, ये ब्लैक होल्स हैं जिनमें बड़ी बड़ी गैलेक्सीज गुम हो जाती हैं। बड़े बड़े सितारे, हमारा सूरज बेचारा कुछ भी नहीं है, उससे करोड़ों गुना बड़ा सितारा, और ऐसा गुम होता है कि नाम और निशान नहीं। और अगर हम आसमान का कोई दरवाजा उन पर खोल दें और वो उसमें चढ़ने भी लगे, तो भी वो यही कहें कि हमारी आंखें बांध दी गई हैं। वीडियो के स्टार्ट में जो आपने सूरतुल वाक़िया की आयत सुनी है, वो ब्लैक होल के वजूद की तस्दीक करती है, और अल्लाह ताला ने सितारों की आखिरी मंजिल यानी ब्लैक होल की कसम खाते हुए कलाम किया है कि जहां सितारे गिरते हैं, यानी ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज को अपने अंदर खींच लेती है। दोस्तों, इंसान कभी वॉर्म होल्स के जरिए सफर ही नहीं कर पाए, बल्कि कभी वॉर्म होल की टनल को भी नहीं खोल पाएगा। वो इसलिए क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हुए साफ बता दिया कि अगर हम उन लोगों के लिए आसमान के दरवाजे यानी वॉर्म होल्स को खोल दें, तो भी ये उसके जरिए सफर करने की सलाहियत नहीं रखते, और ये सब उनकी समझ से ही बालातर है। लेकिन इंसान की फितरत है कि उसे जिस काम से रोका जाए वो वही काम करता है। और इसी तरह अगर देखा जाए तो सैटर्न का कलर गोल्डन येलो है। अब ये येलो क्यों है? ये ब्लू भी तो हो सकता था ना, क्योंकि वहां का टेम्परेचर नॉर्मली -150 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि एंटार्क्टिका से भी 3 गुना ज्यादा ठंडा है। तो फिर ये आखिर येलो क्यों है? वेल, साइंटिस्ट का ये मानना है कि सैटर्न का ये येलो कलर सैटर्न के बादलों की वजह से है, क्योंकि सैटर्न के बादल येलो कलर के हैं, जो कि अमोनिया आइस से बने हुए हैं। जब सूरज की रोशनी इन बादलों से रिफ्लेक्ट होती है तो वो सैटर्न को येलो कलर का बना देती है। वेल, अब सैटर्न के बारे में सब कुछ जानने के बाद हमें ये पता चलता है कि सैटर्न पर कभी लाइफ पॉसिबल हो ही नहीं सकती। पहली बात तो ये कि सैटर्न पर कोई ग्राउंड नहीं है, और अगर होता भी तो वहाँ इतनी ठंड है जो कि हमारी हड्डियों तक को फ्रीज कर देगी। इसके अलावा ना तो वहाँ रहने के लिए प्रॉपर सनलाइट है, और ना ही अर्थ के जैसे पानी और ऑक्सीजन वगैरह। तो सैटर्न पर लाइफ के सुराग ढूंढना तो दूर की बात, बल्कि इसके बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। लिहाजा सैटर्न हमें जीने की उम्मीद तो नहीं देता, लेकिन इसके कुछ चांद जरूर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सैटर्न के पास इस टाइम 145 मून्स हैं, जो कि इसको सबसे ज्यादा मून्स रखने वाला प्लैनेट बनाते हैं। इतने ज्यादा मून्स ना तो जुपिटर के पास हैं और ना ही किसी और प्लैनेट के पास। जब साइंटिस्ट ने सैटर्न के मून्स को स्टडी करना शुरू किया था तो उन्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता चली, और वो इंटरेस्टिंग चीज थी लाइफ के सुराग। दोस्तों, सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, जो कि सूरज से 1.4 बिलियन और अर्थ से 1.3 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। ये इतना ज्यादा दूर है कि अगर हम किसी तेज से स्पेस क्राफ्ट में बैठकर अर्थ से सैटर्न पर जाएं, तो हमें वहां पहुंचने में पूरे 3 साल और 2 महीने लग जाएंगे। और अगर देखा जाए तो इंसान अब तक सिर्फ चांद पर ही लैंड हुए हैं। इसके अलावा ना तो अब तक इंसान मार्स पर लैंड हुए हैं, और ना ही वो वीनस पर लैंड हो सके हैं, जो कि हमारे अर्थ के सबसे करीब वाले प्लैनेट्स हैं। और रही बात सैटर्न पर लैंड होने की, तो मैं आपको बता दूं कि सैटर्न एक गैस प्लैनेट है, जिसकी वजह से वहां पर लैंड होने की कोई जगह नहीं है। सैटर्न एक बहुत ही बड़ा गैस जाइंट है, जो कि बहुत ही खतरनाक गैसेस से बना हुआ है। और अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि अगर कोई सैटर्न पर लैंड हुआ तो इसका क्या होगा। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है, और वो ये कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट या फिर कोई इंसान सैटर्न पर लैंड होता है तो सैटर्न पर कोई प्रॉपर सरफेस ना होने की वजह से वो सैटर्न के अंदर गिरता चला जाएगा, हत्ता कि वो गिरते गिरते सैटर्न के कोर तक पहुंच जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि वो कभी कोर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अब आप कहेंगे कि यार कैसी बातें कर रहे हैं, कभी आप कहते हैं कि कोर तक पहुंच जाएगा और कभी कहते हैं कि कोर तक नहीं पहुंचेगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। सैटर्न पर बहुत ही हाई प्रेशर है, यानी कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट सैटर्न पर लैंड हुआ तो वहां के प्रेशर से ही फट जाएगा। दोस्तों, सैटर्न का रिंग सिस्टम बहुत ही बड़ा है। ये इतना ज्यादा बड़ा है कि इसके साइज का अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। इसके साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस रिंग सिस्टम के अंदर हमारे अर्थ जितने 1 बिलियन प्लैनेट्स फिट आ सकते हैं। और ये मैं नहीं बल्कि गूगल और चैट जीपीटी दोनों बोल रहे हैं। दोस्तों, सैटर्न के मेन 7 रिंग्स हैं, जो कि सब के सब पत्थर और बर्फ के टुकड़ों से बने हुए हैं। और अगर बात करें इन टुकड़ों के साइज की, तो इन टुकड़ों का साइज एक मट्टी के जर्रे से लेकर एक बड़े पहाड़ जितना हो सकता है।
और अब जबकि हम बात कर रहे हैं रिंग्स की, तो हमारे दिमाग में एक और सवाल आता है, और वो ये कि आखिर ये रिंग्स बने कैसे होंगे। अगर इस सवाल का जवाब ढूंढना है तो इसके लिए हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा, यानी उस वक्त जब सैटर्न नया नया बना था। दोस्तों, साइंटिस्ट का ये मानना है कि आज से 4.5 बिलियन साल पहले, यानी जब सैटर्न नया नया बना था, तो इसके पास कोई भी रिंग्स नहीं थे। हाँ, लेकिन बहुत सारे चांद जरूर थे जो कि सैटर्न के गिर्द घूम रहे थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ अजीब हुआ होगा। दोस्तों, साइंटिस्ट का ये मानना है कि सैटर्न के एक चांद से एक बड़ा सा बर्फ का गोला टकरा गया होगा, जिससे वो चांद अपनी जगह से हिलकर सैटर्न के करीब आ गया होगा। लेकिन जैसे ही वो चांद सैटर्न के करीब आया होगा तो वो सैटर्न की हाई ग्रेविटी की वजह से टूट गया होगा और छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया होगा। फिर वो टुकड़े सैटर्न के गिर्द घूमने लग गए होंगे और फिर इस तरह जन्म हुआ होगा सैटर्न के गिर्द रिंग्स का।